हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं अर्चना शर्मा और हम आज की सीरीज में देख रहे हैं हमारे क्लास 6 का जो हिस्ट्री है। एनसीईआरटी बुक्स को हम लोग फॉलो कर रहे हैं हमारे रेफरेंस के लिए और उसी के थ्रू हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे पास्ट पार्ट 1 जो हमारा टेक्स्ट बुक है हिस्ट्री का, उसका चैप्टर 2 ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। इस चैप्टर का एक पार्ट हमने पहले ही कर लिया है इसके पहले के वीडियोस में। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा स्टोन एज पीरियड। ठीक है, जब स्टोन एज पीरियड की हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि इसको स्टोन एज क्यों कहा गया है, आखिर क्यों इसको अगर हिंदी में कहेंगे तो पत्थर का जो समय रहा है, पत्थरों को काल रहा है, तो उस काल को कहते हैं कि वो स्टोन एज है। देखिए, स्टोन एज नाम से ही आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसा पीरियड रहा है, ऐसा समय रहा है, समय का ये वो भाग है जिसमें कि ज्यादातर पत्थरों का, तरह तरह के पत्थरों का, स्टोन्स का यूज हुआ है तरह तरह के औजार बनाने में, तरह तरह के टूल्स बनाने में। तो चूंकि ये बेसिक हुआ करते थे किसी भी टूल्स के लिए, किसी भी तरह के औजार के लिए, तो इसलिए इस एज को ही, पूरे एज को ही, उस पूरे टाइम पीरियड को ही स्टोन एज कहा गया है। ठीक है, स्टोन एज को अगर आप डिवाइड कर देखेंगे तो आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पैलियोलिथिक या फिर ओल्ड स्टोन एज जिसको कहते हैं, दूसरा है मेसोलिथिक या फिर मिडिल स्टोन एज, और तीसरा जो पार्ट है वो है नियोलिथिक और न्यू स्टेज एज। ठीक है, न्यू स्टोन एज। एक्चुअली यहाँ थोड़ा राइटिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, वो है न्यू स्टोन एज। अब देखिए 3 पार्ट, पैलियो, मेसो और नियो, है ना, ओल्ड, मिडिल और न्यू। तो ये नाम याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ओल्ड स्टोन एज की जब बात करेंगे तो उसका पहला नाम जो हमारे माइंड में आना चाहिए वो होना चाहिए पैलियो, मिडिल स्टोन मेसो और न्यू स्टेज नियो, है ना। तो आप यहाँ से ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए, मिडिल स्टोन जब आप ये करेंगे, मैचिंग करना है, तो आपको एक हिंट मिल जाएगा, मिडिल का मेसो है और न्यू का नियो है। तो अगर ओल्ड स्टोन की बात करेंगे, अगर ऑप्शंस रहेंगे तो वहां पर हम लोग पैलियो आराम से टिक आउट कर सकते हैं। अब देखिए, ये हमने इसके पार्ट्स की बात की कि कैसे स्टोन एज को हमने डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है। आखिर उनके डिवाइड करने का कारण क्या था, उसका क्या बेस रहा है, वो हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि स्टोन टूल्स बनते कैसे थे। ठीक है, आखिर पत्थरों से औजार बनते कैसे थे। तो देखिए, स्टोन के जो औजार बनते थे वो उनको बनाने के लिए 2 टेक्निक यूज हुआ करते थे। पहला था स्टोन ऑन स्टोन, पत्थरों के ऊपर पत्थरों को बांधकर वो तरह तरह के हथियार बना लेते थे। और दूसरा था प्रेशर फ्लेकिंग। प्रेशर फ्लेकिंग मतलब वो पत्थरों को घिस घिस कर शेप दिया करते थे। कोई डाउट तो नहीं है? अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से जब वो स्टोन यूज कर रहे थे तो उनको टेक्निक की जरूरत थी, है ना। तो ये समझने वाली बात है कि आप क्या कर सकते हो। बहुत सारे औजार जब आप देखेंगे, बहुत सारे टूल्स देखेंगे इस एज से, तो आपको नजर आएगा कि कुछ औजार ऐसे होते थे जिसमें कि बड़े पत्थर, फिर छोटे पत्थर, ऐसे साइज वाइज पत्थरों को सजाकर एक हथियार बना लेते थे वो। या फिर उस समय के जो भाला होते थे, है ना, जो हथौड़े वो बना लेते थे, तो उसमें क्या करते थे, पत्थरों को घिस कर या उनको किसी तरह से रगड़ रगड़ कर उस शेप में ले आते थे कि वो एक धारदार हथियार बन जाए या भारी भरकम चापुट, है ना। तो उसको डिफरेंट टाइप का शेप दिया करते थे। तो यही कारण था कि जो स्टोन टूल्स बनते थे वो तरह तरह के होते थे और बहुत ही घातक भी होते थे, बहुत ही यूजफुल होते थे। एक्चुअली घातक वो किनके लिए होते थे, तो उन एनिमल्स के लिए जिसका कि उनसे शिकार हुआ करता था। और बाकी जो लोग उसको यूज कर रहे थे, हमारे जो अर्ली मेंस थे, उनके लिए तो वो बहुत यूजफुल था ना। तो इस तरह से स्टोन टूल्स जो है वो 2 टेक्निक हम लोग याद रखेंगे। पहला स्टोन ऑन स्टोन और दूसरा प्रेशर फ्लेकिंग। अब देखिए, जब आग की जो खोज हुई थी वो कैसी हुई थी, तो कहा जाता है कि आग जो फायर है वो अभी तक के डिस्कवरी का सबसे बड़ा एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। एक्सीडेंटल डिस्कवरी इसको कहा जाता है।
किसी ने जानबूझकर सोच समझकर इसकी खोज नहीं की थी, ये बस अपने से हो गया था। इसलिए कहा जाता है कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सीडेंटल डिस्कवरी क्या है, वो है फायर। ठीक है ना। देखिए फायर कैसे मिला था, देखिए हुआ यूं था कि ऐसा कहा जाता है कि जब अर्ली मैन पत्थरों से अपने औजार बनाते थे, पत्थरों का बहुत सारा यूज करने लगे थे, तो एक्सीडेंटली उनसे क्या हुआ कि दो पत्थर आपस में किसी तरह टकराए होंगे और उनसे स्पार्क निकला। और देखिए उन लोगों ने उसको नोटिस किया, उनकी इंटेलिजेंस यहाँ काम आई, उन लोगों ने उस स्पार्क को नोटिस किया, फिर उन्होंने दो पत्थरों को आपस में टकराया, रगड़ के देखा, बार बार ट्राई किया कि आखिर वो चमकीली चीज थी क्या, और उस बीच उन्होंने महसूस किया कि वो जो चमकीली चीज थी वो थोड़ी गर्म थी, उसमें थोड़ा ताव था, और वो एक्चुअल में क्या है, तो आग है। तो इस तरह से आग की डिस्कवरी तो हो गई। फिर उनको समझ में नहीं आया था कि अगर ये है तो हम लोग इसको यूज कैसे करें। तो ऐसा ही हुआ कि जब वो वैसे करते करते एक ही काम को आप करते रहो, फिर धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे बीतता गया, उनको समझ में आता गया कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं और ये कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा था कि उनको वो स्पार्क महसूस हो रहा था, उसमें जो हल्का गर्माहट थी वो उनको महसूस हो रही थी। तो उन्होंने सबसे पहले उसका यूज कहाँ किया, जाड़ा के दिन में, जो विंटर सीजन था, उसमें अपने आप को गर्म रखने के लिए, है ना। उसके बाद फिर उनको ऐसा लगा, कभी ऐसा हुआ होगा कि वो लोग आग जलाकर अलाव ताप रहे होंगे और उसमें उनका कोई खाना गिर गया होगा, उन्होंने खाया होगा, उनको टेस्टी लग गया होगा। तो इस तरह से कहा जाता है कि ऐसा ही कोई इंसिडेंट हुआ होगा, और तब उनको समझ में आया कि कच्चा जो वो लोग मांस खाते हैं, मीट खाते हैं या फल फूल खाते हैं, अगर उसको आग में पका कर खाएंगे तो वो ज्यादा टेस्टी हो जाता है, ज्यादा हेल्दी हो जाता होगा। तो यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया अपना आर्ट ऑफ कुकिंग। पहले वो क्या कर रहे थे, जानवरों को मारते थे, फल फूल तोड़ते थे, सबको कच्चा खा जाते थे। अभी उनके पास क्या आ गया, फायर। फायर आया तो वो क्या हो गया उनके लिए, मैजिक। अब वो लोग सबको आग में पका पका कर खाने लगे। इससे क्या हुआ, खाना हो गया सॉफ्ट और क्या, यमी, जो हम लोग कहते हैं टेस्टी। तो यहाँ से उनको समझ में आया कि आग का बहुत सारा प्रयोग हो सकता है और ये हमारे लाइफ में एक बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है, एक अहम रोल निभा सकता है, रोल प्ले कर सकता है। तो ये बात हुई आग की। अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है अर्ली रॉक पेंटिंग। देखिए बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग इतने शॉर्ट में क्यों चल रहे हैं, इतना मतलब बिल्कुल बेसिक में नहीं जा रहा है। तो बेसिक में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें पढ़ना है यूपीएससी के लेवल से, और हमें इन ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो सिर्फ एक माइंड में फ्लक्चुएट होने चाहिए हमारे पास, कि इस पर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए, हमारे पास इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जस्ट एक रिवीजन के लिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें और डिटेल में जाना चाहिए, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आप कौन सी टॉपिक को और भी डिटेल में जानना चाहेंगे। तो उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाकर पूरे डिटेल में, जिसमें हम लोग बेसिक से उठाकर ऊपर लेवल तक ले जाएंगे, तो लेवल वाइज बात करेंगे। तो उसके लिए अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस सीरीज में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। हमारा जो एनसीईआरटी बुक्स है उसमें वो पूरे चैप्टर्स में से जो मेन पॉइंट्स हैं उनको मैंने एक्सट्रैक्ट किया और उसी को हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अर्ली रॉक पेंटिंग की। तो अर्ली रॉक पेंटिंग्स की जब हम लोग बात करेंगे तो वो क्या है कि देखिए पहले आदमी ने बहुत सारी चीजें कर ली थी। अभी क्या हुआ कि वो जो अपने आसपास में देखते थे, आसपास में महसूस करते थे, तो उन्होंने केव्स में, गुफाओं में जहाँ वो रहते थे, वहाँ की दीवारों पर उन्होंने कुछ कुछ बनाना स्टार्ट किया। जो जानवर वो देखते थे, जैसा जानवर होता था, ऐसा भी मान सकते हैं कि जैसा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर बच्चों को कुछ बताना हो, राइम से सिखाना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनको बुक्स में दिखा देते हैं, उनको कई वीडियोस दिखा देते हैं, बहुत कुछ अवेलेबल है। उस टाइम में ऐसा नहीं था। तो हो सकता है कि वो उन्हें बताना होता होगा अपने छोटे बच्चों को कि कैसे शेर दिखेगा, कैसे उसका शिकार करना है, कैसा हिरन होता है,
हिरन को कैसे पहचानोगे, शेर को कैसे पहचानोगे। तो माइट भी उस पर्पस से उन्होंने शुरू किया होगा कि वो बताते थे, दीवारों पर बना बनाकर पेंटिंग के थ्रू उनको बताते थे, बच्चों को बताते होंगे कि इस तरह का जानवर था, इसको हमने ऐसे मारा, इसका मांस कैसा होता होगा। तो मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि वो अपने पर्सनल जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो ट्रेनिंग पर्पस था बच्चों का, उसके लिए उन्होंने इसकी शुरुआत की होगी। और उसके साथ ही अगर आप देखेंगे अभी भी ऐसे जो पेंटिंग्स, ऐसी जो चित्रकारियां हैं, जो हैं कलाकारियां हैं उनकी, वो आप मध्य प्रदेश में चले जाइए या फिर साउदर्न यूपी जो है हमारा, वहाँ की दीवारों पर आप देखिए, वहाँ के म्यूजियम्स में देखिए, बहुत सारे ऐसी पेंटिंग्स आपको मिलेंगे। तो ये वो पेंटिंग्स है जो कि पेंट का आधार मान सकते हैं, उसका बेस मान सकते हैं कि स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी। गुफा की दीवारों से जो पेंटिंग्स स्टार्ट हुई थी, आज बड़े बड़े म्यूजियम्स में रखी जाती हैं। ठीक है, उन पेंटिंग्स में बेसिकली क्या होता था, ऐसा नहीं होता था कि सारे जानवर ही होते थे, उनकी फीलिंग्स होती थी, उनके इमोशंस होते थे, वो क्या महसूस करते हैं, कौन सा चीज कैसे उन्होंने देखा, उनको क्या लगा, शायद ये उनकी फीलिंग्स होती थी जिसको कि उन्होंने दीवारों पर बनाया, दीवारों के पर बनाकर पेंटिंग्स में उतारा था। तो आज हम लोग उन्हीं चीजों को देखते हैं, उन्हीं चीजों को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि उस समय के लोगों के विचार क्या रहे होंगे, उनके आदतें कैसी थी, उनके बिहेवियर कैसा था, है ना। तो उनका जो बिहेवियर था, उनका जो लिविंग हैबिट था, वो सब हम लोग उन्हीं पेंटिंग्स को देखकर, उनकी की हुई कलाकारियों को देखकर एक अंदाजा लगा पाते हैं, एक अनुमान लगा पाते हैं कि वो लोग उस टाइम पर कैसा सोचते होंगे, है ना। क्योंकि उनका टाइम तो हमारे टाइम से बहुत डिफरेंट था। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि वो उस टाइम पे क्या करते थे, लेकिन उनके जो बनाए हुए पेंटिंग्स हैं, उनकी जो लिखे हुए कुछ वर्ड्स होते हैं जो दीवारों पर लिखे रहते थे या फिर उन्होंने गुफाओं में लिख रखा था। तो हमारे जो लोग हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, जो स्कल्पचरिस्ट हैं, तो वो लोग यही सब चीजों को पढ़कर बताते हैं कि वो उस टाइम पे कैसा रहा होगा, उस समय लोगों का विचार जो था क्या था, उनका झुकाव किस ओर था। ठीक है, तो देखिए उन लोगों ने क्या किया था, जो अर्ली मैन थे, उन लोगों ने मेन हंटिंग किया था, वुमेन ग्राइंडिंग किया था, चिल्ड्रन जंपिंग किया था। तो इस तरह की चीजें उन्होंने दीवारों पर लगा रखे थे। उसमें उन्होंने दिखा रखे थे कि आदमी क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, औरतें कुछ मसाला वसाला पीस रही हैं या जानवरों को नहला रही हैं, इस टाइप का काम। जो जनरल उनका जो रियल लाइफ था, जो डे टू डे लाइफ था, उसकी चित्रकारियां उन्होंने दीवारों पे किया था, उसको उन्होंने उकेर कर रखा था, जिसमें बच्चे को खेलता हुआ, इस तरह के बहुत सारे जो रोजमर्रा के उनके काम थे, उनके जीवन थे, उसको उन्होंने पेंटिंग्स के थ्रू वहां संजो कर रखा था। और उसी चित्रकारियों को, उन्हीं पेंटिंग्स को देखकर हम लोगों ने एक अनुमान लगाया कि उस समय लोग कैसे काम करते थे, मेनली वो क्या काम करते थे, औरतें कैसे पहनावा ओढ़ावा रहता था, उनका क्या रहन सहन होता था, बच्चों के साथ उनका क्या बिहेवियर था, उनके बच्चे कैसे होते थे। तो इस तरह के सारे जो कयास लगाए जाते हैं, वो जो रॉक पेंटिंग्स हैं उसके थ्रू हमें मिले हैं। आगे बात करेंगे हम लोग द डेक्कन की। डेक्कन की जब हम लोग बात करेंगे तो आपको पता रहेगा कि डेक्कन जो जगह है, ठीक है, डेक्कन में अगर आप चले जाएं तो वहां आपको पैलियोलिथिक साइट्स बहुत सारे मिलेंगे। पैलियोलिथिक साइट्स मिलेंगे मतलब कि वहां ओल्ड स्टोन एज जो था, जो पैलियोलिथिक स्टेज था स्टोन एज का, उस एज की बहुत सारी चित्रकारियां, बहुत सारे टूल्स, वो सब वहां आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ आप चले जाइए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जैसे नेवासा है, चिरकी है, इन सब जगहों पर भी आपको बहुत सारे पैलियोलिथिक स्टेज के, स्टोन एज के प्रूफ्स आपको मिलेंगे। उस टाइम का जो रहन सहन रहा है, वहाँ की गुफाओं में बहुत सारे पेंटिंग्स हैं, वहाँ बहुत सारा कुछ ऐसा मिला है कि हमें पता चल जाता है कि उस समय क्या रहा होगा, वहाँ का सिचुएशन कैसा था। दूसरी तरफ आपको मेजर प्रूफ जो मिलेंगे वो होगा कर्नूल। ये जगह है आंध्र प्रदेश में, और कर्नाटका में एक जगह है हंगसी। यहाँ भी आपको बहुत सारे प्रूफ्स मिलते हैं, बहुत सारे जो कहते हैं ना कि प्रमाण मिले हैं कि हाँ उस समय का जीवन ऐसा ही रहा है।